हाय एवरीवन, आज हमारा कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू PYQ फॉर SSC GD एग्जाम 2025 के लिए लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल उस लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। जिन लोगों ने अभी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखना, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखोगे तो समझ में आएगा। ये लेक्चर सिर्फ SSC GD के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये सभी SSC एग्जाम्स, RR रेलवे एग्जाम्स और वनडे एग्जाम्स जितने होते हैं सभी के लिए उतने ही यूजफुल रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें कवर करेंगे और इन 200 क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करेंगे। और ये 200 क्वेश्चंस हैं जो कि SSC GD 2024 और 2022 में पूछे गए हैं। टोटल आपके हिस्ट्री के 10 लेक्चर्स आएंगे, एक लेक्चर लगभग 1 घंटे का, तो मतलब 10 घंटे में हम पूरी हिस्ट्री कवर कर रहे होंगे। 100% हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी, कुछ भी आपको करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो इनके खुदाई खिदमतगार की जो संस्थापक है मेरे भाई, वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में क्या क्या सवाल बनते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान इंपोर्टेंट है। देखो, जितनी भी पर्सन इंपोर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे आप एक जगह अलग लिखते जाओ, है ना। और जैसे मैं जितनी भी करा रहा हूँ अलग अलग आएंगे तो मैं आपको कराता चलूंगा। खान अब्दुल गफ्फार खान। और अगर आप ऐसे सीरियल से करते जा रहे हो तो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने आपको ये तो क्वेश्चन में लिख लो, ही फाउंडेड, ही चलो ये छोड़ो, फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार यहाँ लिख लो। सबसे पहले तो यही सवाल बन गया कि ये कौन थे? फाउंडर, फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार, ये इसके फाउंडर थे। सवाल बनता है पेपर में, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एक मूवमेंट था खुदाई खिदमतगार, किसके? ब्रिटिश राज के अगेंस्ट था। और ये 1930 से लेके 1940 के बीच में था। ठीक है, वैसे इतना पेपर में पूछे गए नहीं तो इसलिए मैं ये नहीं करा रहा हूँ। आप भी मत लिखो, इतना नहीं, मैंने देखा नहीं है भाई अभी तक सवाल इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इनको इंडिया में फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल बना है। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था इन्हें भारत में। इंडिया में किस नाम से जाना जाता था इन्हें? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इन्हें बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से जाना, बादशाह या बच्चा खान के नाम से जाना जाता था। भाई एक बार देख लेना है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है, बच्चा खान या बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, बादशाह खान। ठीक है, पाकिस्तान में। और ये सवाल थोड़ा कम बनता है पेपर में, ये सवाल ज़्यादा बनता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था, किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, ये बात आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के निकनेम पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो, कुछ कुछ मैं लिखवा देता हूँ इनके बारे में, इतना ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम लिखवा देता हूँ आपको, है ना। जस्ट बेटा सेकेंड, कुछ मैं इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम लिखवा देता हूँ आपको। जैसे एक है आपके महात्मा गांधी, चलो इनके बारे में तो जानते होंगे, फिर भी लिख लो। महात्मा गांधी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। बापू के नाम से इन्हें जाना जाता था। महात्मा के नाम से इन्हें जाना जाता था, महात्मा के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है। और अच्छा, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी, इनको नाम जाना जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। और मैन ऑफ पीस एक थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता था, मैन ऑफ पीस। इनके बारे में बात की है तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इनको। उसके बाद और कौन है आपके? जवाहरलाल नेहरू, उनको चाचा और पंडित जी
बोलते थे, ठीक है, वो चीज़ें आपको पता होंगी। एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सवाल बना था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सवाल बना था। इनको जो जाना जाता है वो देश रत्न अजात शत्रु अजात शत्रु के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये निकनेम आपने लिख लिए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में चलो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद बेसिकली इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और देखो जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मौला जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उनसे कंपेयर करता था, मतलब उन्हें एक एक इंसान ही समझता था। लेकिन म, देखो अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल कलाम आज़ाद दोनों लोग अलग हैं, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके मौलाना आज़ाद के बारे में भी मैं आगे पढ़ाऊंगा जब आईएनसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी रहे थे। फर्स्ट में भी एजुकेशन मिनिस्टर भी यही थे, हाँ ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी यही थे, ठीक है। और ठीक है, अभी इतना ही याद रखो, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मौर्यन रूलर वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सी बी ए ऐसे ही कराया ना याद, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और आपका अशोक। तो कौन आ गया आपका चंद्रगुप्त का जो ग्रैंड सन है वो कौन है, अशोक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज डिवाइज्ड बाय गवर्नर जनरल। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज डिवाइज्ड बाय गवर्नर जनरल, जो व्यपगत सिद्धांत गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया था। बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यहाँ पर हिंदी में शायद हड़प नीति बोलते हैं इसे, हड़प नीति। ये कौन लेके आया था हड़प नीति, ये आपका डलहौजी लेके आया था। डलहौजी का टाइम था 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है। और 1848 में आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में आई थी, ठीक है। लेकिन ये अभी हम जब गवर्नर जनरल वाइसरॉय करेंगे तब कर लेंगे। चलो देखो अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, थोड़ा सा हम कर लेते हैं। देखो जब जब आपका एक बैटल हुआ था, बैटल छोड़ो अभी, देखो सबसे पहले गवर्नर होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल के बाद आए आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यही पोजीशन, मतलब पहले ये पोस्ट थी, इसके बाद बनी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर इसके पास जो पोस्ट बनी वो बनी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर यही सेम पोस्ट क्या बना दी गई, कुछ चेंजेस करके वाइसरॉय बना दिए गए अलग अलग टाइम पीरियड पर। तो कुछ टाइम तक ये पोस्ट रही, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद वाइसरॉय। तो हमें सारे पढ़ने इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ बंगाल तो बहुत छोटा सा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय। तो हम एक साथ तो नहीं करेंगे, एक साथ कम से कम आधा घंटा लगेगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले हम गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं, इसे अभी रफ करते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक पॉइंट ऑफ ओवरव्यू देने के लिए करा था। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में। गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में, तो देखो गवर्नर ऑफ बंगाल में क्या है कि आपका जो एक बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होता है आपका 1757 में। ये किस किस के बीच में होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका सिराज उद दौला के बीच में होता है। सिराज उद दौला के बीच में होता है, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। सिराज उद दौला के बीच में होता है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। तो जब एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन शुरू हुआ था वो इसी बैटल के बाद हुआ था, जब इन्होंने सिराज उद दौला को हरा दिया और ये बंगाल पे फिर राज करने लग गए। तो इसको हरा के
पहला जो गवर्नर बनता है बंगाल का वो बनता है आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और आपको सारे गवर्नर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और बस इसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए कि इसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलाया था। इसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलाया था 1765 में। बस आपको इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो लास्ट गवर्नर था गवर्नर ऑफ बंगाल, वो था आपका बॉरिन हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये फिर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ही, जब ये बस इसका नाम चेंज कर दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इंसान वो सेम ही रहेगा, जो लास्ट है वो फर्स्ट रहेगा, ठीक है। एक सेकंड में इसे रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उस पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। तो कौन बना, बॉरिन हेस्टिंग बना, बॉरिन हेस्टिंग बना। और ये कब बनता है, ये आपका बनता है 1772 में। और कितने टाइम तक रहता है, 1785 तक। मतलब 1772 में बेसिकली ये आपका गवर्नर बनता है। लेकिन अच्छा आपसे पूछ लेगा, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, जो इसे गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या बना देता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता है। पहले जो गवर्नर था वो सिर्फ बंगाल का था। इस एक्ट आने के बाद एक जो फिर गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, फिर उसके अंदर तीन कि जो अलग अलग गवर्नर होते थे, फिर उसका एक ही गवर्नर बन गया। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन सब का एक ही गवर्नर बन गया, जिसको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे। वो कौन बना, आपका बॉरिन हेस्टिंग बना, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर आपको इतनी चीज़ें ही पता होनी चाहिए। अब बॉरिन हेस्टिंग बनता है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम शुरुआत किया था, कब किया था, 1765 में। ये क्या करता है, उसे अबॉलिश कर देता है। तो सवाल बनता है, हु अबॉलिश डुअल सिस्टम, अबॉलिश्ड अबॉलिश्ड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन करता है, आपका बॉरिन हेस्टिंग कर देता है, ठीक है। और आपसे देखो, इसके टाइम पे एक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा, इसके टाइम पे एक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। देखो, आपसे जरूरी नहीं है कि ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहा था। तो भाई जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वही लीड करेगा। तो कौन कर रहा था, आपका वॉरेन हेस्टिंग कर रहा था। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सेकंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, वो आपका किस उसमें जो ट्रीटी हुई थी, संधि जो हुई थी, वो कौन सी हुई थी, तो वो हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ सालवाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। अच्छा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। और इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। इनकी ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ईयर नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं वही ज़्यादा आपको बर्डन नहीं दे रहा। तो देखो, दो तरह से सवाल बनेंगे। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, तो उस वक्त आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, या ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने लीड किया था। तो वो बॉरिन हेस्टिंग ने किया था। ये डायरेक्ट सवाल आपसे इन सबसे कुछ नहीं रिलेट करेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो ट्रीटी हुई थी वो कौन सी हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो ट्रीटी हुई है वो ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई है। ऐसी जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है, उसमें जो ट्रीटी हुई है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और
वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसके जस्ट एक साल पहले पिट्स जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 85 तक है ना, तो एक साल पहले 1784 में। और बेसिकली ये कुछ नहीं था, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773, उसमें कुछ जो कमियां थी, जो डिफेक्ट्स थे, उसको सही करने के लिए उसमें कुछ सुधार करके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेके आया गया था। तो आपसे बस इतना पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा वॉरेन हेस्टिंग था। कौन सी ईयर में आया था, तो ये भी मैंने आपको करा दिया, 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब वॉरेन हेस्टिंग के बाद बताओ, वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है। 1785 तक तो ये रहा। ठीक है, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपके पेपर में टाइम है ना, तो आप इनकी थोड़ा ईयर याद कर लेना। उससे क्या होगा मैं बताता हूँ क्यों। कि कोई कोई चीज जैसे दे दिया कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, बताओ किस गवर्नर जनरल कौन था, और आपको नहीं पता, लेकिन आपको टाइम पीरियड उसका पता है कि भाई इतने से टाइम से लेकर इतने टाइम तक था, तो आप लगा पाओगे कि हाँ यार इस टाइम तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। तो इस तरह से थोड़ा सा ईयर याद कर लेना। उसके बाद आता है लॉर्ड कार्नाबिलिस। कॉर्नाबिलिस, ठीक है, कॉर्नाबिलिस आता है, इसके सामने लॉर्ड लगा होगा लेकिन हम नहीं लगाएंगे। और देखो, अब बेसिकली ये है कि हमने हमेशा लॉर्ड पढ़ा है, तो मेरे मुंह से लॉर्ड ही निकलता है। वो हमारा एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि इनके आगे लॉर्ड क्यों लगाते हैं। 1786 से लेके 1793 तक कॉर्नाबिलिस का कॉर्नाबिलिस कौन रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ आपका बंगाल रहा था। और इसके बारे में दो तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो पूछी जा सकती हैं, कि ये पहला इंसान था जिसने कॉडिफाई किया था लॉ को। फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ, टू कोडिफाई लॉ। उसके बाद इसने, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉर्नवालिस के बारे में क्या पता होना चाहिए, सिविल सर्विस का ये फादर भी बोला जाता है ना, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस इन इंडिया। ठीक है, और एक सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, वॉरेन हेस्टिंग। थर्ड इसके टाइम पे कॉर्नवालिस के बारे में, टाइम पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसके टाइम पीरियड पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। और इसमें ट्रीटी जो साइन हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, और कॉर्नवालिस के बारे में और क्या पढ़ना है हमें, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है कॉर्नवालिस के बारे में। उसके बाद लॉर्ड सॉरी बेलेस्ली के बारे में पढ़ लेते हैं, बेलेस्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेलेस्ली ये 93 तक रहा था, और बेलेस्ली 98 से रहा था। बेलेस्ली से पहले कौन आता है, बेलेस्ली से पहले आता है जॉन सॉर, इसके नाम के आगे लिखा हुआ है सर, सर जॉन सॉर। कौन आता है, जॉन सॉर आता है। और ये था 93 से लेके 98 तक। और इसके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस कुछ नहीं है, आपसे एक तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा कि फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था, फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था, ये पूछ लेगा आपसे, चार्टर एक्ट कब आया था, तो ये आपका 1793 में आया था। फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था, 1793 में आया था, सॉरी। और बेसिकली ये क्या था, इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली के, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर पाएगी, वो इसमें इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, इस्टेब्लिश्ड द, इस्टेब्लिश्ड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉर्नवालिस, जन सर जॉन सॉर, इसको मैं रफ करता हूँ, जॉन सॉर के बाद आता है बेलेस्ली। ठीक है, बेलेस्ली इसके बाद आता है 17
98 से लेके 1805 तक 7 साल रहता है ये। और इसने जो इम्पोर्टेंट मतलब इसका जो याद रखना है जो पेपर में बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है, इसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलाइंसेस। ठीक है, सब्सिडरी अलाइंसेस क्या था, एक सिस्टम था बेसिकली कि भाई तुम्हारी तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए अगर तुम्हें जैसे तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए हमारी तरफ से कुछ चाहिए, सैनिक चाहिए, कोई हमारी हेल्प चाहिए, हम करेंगे, उसके बदले में तुमको हमें टैक्स देना पड़ेगा, तुम हमारे अंडर रहोगे। कहने का मतलब ये है। तो बेसिकली तुमको मतलब हम हेल्प करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि जो सब्सिडरी अलायंसेस को फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था किसने किया था, वो नवाब ऑफ हैदराबाद था जिसने किया था। ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नवाब ऑफ हैदराबाद। इसने सबसे पहले हाँ बोल दिया था कि हाँ जी मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बेलेस्ली के टाइम पे 2 वॉर हुए हैं, एक तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ है और एक फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है जिसमें टीपू सुल्तान की मर जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने थर्ड देख लिया। फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, ये आपका 1799 में हुआ था, इसके एक साल बाद। और इसमें क्या है, टीपू की डेथ हो जाती है, टीपू डाइड। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और एक सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। इसमें जो ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ बेसन साइन होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेलेस्ली के बारे में क्या पता होना चाहिए, बेलेस्ली के बारे में इतना ही काफ़ी है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसके बाद देखें तो एक जॉर्ज बार्लो करके आया था 2 साल के लिए, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे छोड़ दो। उसके बाद मिंटो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। मिंटो फर्स्ट, मिंटो फर्स्ट 2 साल के लिए वो आया था, मतलब 1807 से लेके ये आया था आपका लगभग 6 साल के लिए 1813 तक। और मिंटो फर्स्ट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बारे में एक ट्रिटी हुई थी, ट्रिटी ऑफ अमृतसर, ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी 1809 में। कब साइन हुई थी ट्रिटी ऑफ अमृतसर, 1809 में। और किसके साथ हुई थी ये, मिंटो फर्स्ट और रंजीत सिंह के बीच में। तो ये रंजीत सिंह इंपॉर्टेंट नाम है। ट्रिटी ऑफ, आपको ये डेट भी याद करनी है, ट्रिटी ऑफ अमृतसर कब हुई है, 1809 में। किसके बीच, रंजीत सिंह। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और 1813 में, इसके टाइम पीरियड पे 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, एक चार्टर एक्ट आता है जो कि क्या कर देता है, आपकी जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसे खत्म कर देता है। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। ठीक है, इसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी एंड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड 1813 के चार्टर एक्ट में। तो देखो जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछ लिया है कि 1813 चार्टर एक्ट में, बहुत कम बार ऐसा होता है कि उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नहीं तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि चार्टर एक्ट 1813 आया था उसमें बताओ क्या हुआ था, या चार्टर एक्ट जिसमें ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई थी वो कौन सा चार्टर एक्ट था। तो इस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हेस्टिंग आया था। ठीक है, अभी एक सेकेंड, 1813 13 हेस्टिंग आया था 10 साल। ठीक है, इसके बाद आया था हेस्टिंग, एक सेकेंड मैं इसे रफ कर देता हूँ। हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूरे देखेंगे, फिर बाद में कोई सवाल आएगा तो फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे वो। ठीक है, इसके बाद आया था हेस्टिंग, जिसके नाम के आगे लगा हुआ है लॉर्ड। पेपर में लॉर्ड हेस्टिंग लिखा आएगा, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि एक वॉरेन हेस्टिंग है, 2 हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, दोनों का अलग ध्यान रखना। ये 10 साल के लिए था, 1813 से लेकर 1823 तक था, ये बात याद रखना। इसके टाइम पे लास्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है एक, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। और
एक पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी लाई जाती है। ठीक है, एक बार ये सवाल बनाए तो लिख लो, चलो, पॉलिसी ऑफ पैरा। अभी देखो ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्या होती है क्या नहीं होती है, बस इतना याद रखो, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी इनिशिएटेड किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तब कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे वाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 1823 तक ये रहा। फिर उसके बाद कौन आता है आपका, 1823। फिर एक एमरेस्ट करके आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 से लेकर 28 तक आता है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है, ठीक है, जो कि बाद में गवर्नर जनरल भी बनता है। तो आप ये ध्यान रखो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। अब ये जब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था तो यही बाद में ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल खत्म करके हम क्या बना देते हैं फिर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। तो जब हम अभी हमने ये देखो गवर्नर ऑफ बंगाल देख लिए और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देख लिए। जब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे तब हम लॉर्ड विलियम बेंटिक से शुरुआत करेंगे, इसके टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुए वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द आयरन एज इन इंडिया is associated with the period which is lasted from about 1500 to 500 BC। कि जो आपका भारत में लोह युग का संबंध किस काल से है, जो लगभग 150 से लेके 500 ईसा पूर्व तक चला था। तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। तो देखो, जो आपका वैदिक पीरियड है वो रिलेटेड किससे है, वैदिक पीरियड आयरन एज से है, आयरन एज से है, ठीक है। और अगर वैदिक पीरियड यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होता, क्योंकि मौर्यन, जस्ट बेटा सेकेंड, मौर्यन तो नहीं, जो आपका आयरन एज इज इंडिया एसोसिएटेड विद द पीरियड विच लास्टेड फ्रॉम द 1500 टू 500 BC, ठीक है। तो ये वैदिक पीरियड है, ठीक है। आपका वैदिक पीरियड आयरन एज से एसोसिएटेड है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जो मौर्यन पीरियड है वो भी आयरन एज से है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन एसएससी ने वैदिक पीरियड माना था एंड मे बी ये लेटर था। इनिशियल जो आयरन एज की शुरुआत हुई थी वो वैदिक पीरियड से हुई थी, तो उस हिसाब से हमारा वैदिक पीरियड होगा, है ना। और ठीक है, अभी ऑप्शन में आएगा वैदिक तो आपको वैदिक ही लगाना है। एक जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे रिलेटेड है बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिलेटेड है ब्रॉन्ज एज से, किससे, ब्रॉन्ज एज से। उस वक्त आयरन नहीं था, आयरन नॉट फाउंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मुगल ब्रिटिश इनके बारे में तो कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग मैसकेयर टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919 during which policy or act that allowed the British to arrest and imprison Indians without trial। 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किस नीति या अधिनियम के तहत अंग्रेजों को भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका जलियांवाला बाग मैसकेयर हुआ है 1919 में 13 अप्रैल, वो एक रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कब आया था, ये भी 1919 में आया था और समथिंग मार्च में आया था, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक बात और पता होनी चाहिए कि इसमें जो शूटिंग का ऑर्डर दिया था वो जनरल डायर ने दिया था, बेसिकली ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसकी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने एक हंटर कमीशन भी आया था, हंटर कमीशन ऑफ 1919। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हंटर कमीशन भी आया था 1919 में, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और ये जो जलियांवाला बाग हुआ था उस दिन बैसाखी थी, और
अब ये कहाँ हुआ था, देखो पंजाब में हुआ था। पंजाब में बैसाखी का दिन था, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और उस दिन इतना लोगों की जान गई थी। और ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। अमृतसर, ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। और आपको क्या पता होना चाहिए रूलेट एक्ट के, मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, ठीक है, इतना काफ़ी है। अ, अगर हम देखते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जस्ट बेटा सेकंड, मैं ये रफ करता हूँ, चलो थोड़ा नीचे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले तो जो जनरल सवाल बनता है सबसे ज़्यादा, आपसे ये पूछ लेगा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए थे। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आए थे। 1919 में आए थे। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला जाता है। अच्छा, इसके साथ एक कंफ्यूज मत होना, एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1909 में, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और जो आपका मॉन्टेगो था उस वक्त, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। और चेम्सफोर्ड उस वक्त आपका कौन था, वो चेम्सफोर्ड वाइसरॉय था। और मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डायरकी है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको थोड़े से समझने में दिक्कत आ रही है, तो बस पॉइंट लिख लो। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या करा था, जो डायरकी थी, डायरकी मतलब जो डुअल गवर्नमेंट था, वो प्रोविंस से ख़त्म कर दिया गया था। प्रोविंस से ख़त्म कर दिया गया था, प्रोविंस से हटा दिया गया था। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हटाया गया था, तो भाई लाया कब गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। ये बात आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये डायरकी प्रोविंसेस से तो हटा दिया गया, लेकिन इसे इंट्रोड्यूस कहाँ कराया था, सेंटर में इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, सेंटर में। तो ये बात भी पता होनी चाहिए आपको, इंट्रोड्यूस कहाँ करा गया था, केंद्र में, सेंटर में। अच्छा, जब ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो कि इसको देखेगा, इसमें जो कमियां होंगी उसको रिफॉर्म करेगा। लेकिन उससे 1929 में आना चाहिए था, लेकिन 1928 में ही आया एक कमीशन। 1928 में एक कमीशन आया जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन बोलते हैं। 1928 में आता है साइमन कमीशन, जो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था 1919 का, उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स, कुछ बदलाव करने के लिए। और ये साइमन कमीशन किसके द्वारा हेड किया गया, हेडेड बाई, थोड़ा राइटिंग, हेडेड बाई सर जॉन सॉर, सर जॉन सॉर के द्वारा इसको हेड किया गया था। और इस साइमन कमीशन की जो खास बात थी कि मे बी इसमें 7 मेंबर थे, और 7वां मेंबर इसमें इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, और इंडिया का कोई मेंबर नहीं था। तो एक तरह से आप ये मान सकते हो इंडियंस की बेइज्जती थी कि। और दूसरी बात, भाई हमारे देश का कानून बना रहे हो और हमारे ही देश के किसी इंसान से तुम सलाह नहीं लोगे, हमारे देश के लिए तुम रिफॉर्म कर रहे हो। हाँ, वैसे तो कह रहे हो तुम्हारे लिए हम सोच रहे हैं, अगर तुम हमारे लिए सोच रहे हो तो तुम हमारी सुनो ना, हमारे जो लीडर्स हैं उनको लो। आप तो मतलब अपने अकॉर्डिंग आके हमारे देश में कानून बना रहे हो, हमारे देश का। अरे हमारे देश के लिए कानून बनाया जा रहा है तो इसका बॉयकॉट किया गया था, इस कमीशन का बॉयकॉट किया गया था। फिर इसने रिपोर्ट सबमिट की थी, फिर उधर से आपका गांधी जी ने रिपोर्ट, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है, वो एक अलग बात है। अब पूरा इतना डिटेल में हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बट इतना मोटा मोटा अभी आप पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टूल फॉर द आयरन एज वाज द विच वाज यूज्ड फॉर फेलिंग ट्रीज, चॉपिंग वुड एंड एज अ वेपन। तो देखो, आयरन एज में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था वेपन, लकड़ी वगैरह काटने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, लोह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और हथियार के रूप में किया जाता था, वो क्या था पता है, कुल्हाड़ी। वो क्या था, एक्स था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम, स्वामी दयानंद वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म एसोसिएशन, के स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने कौन सा सुधार संघ के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। तो जो दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने आर्य समाज फाउंड की थी, आर्य समाज। और आप इसको ईयर इंपॉर्टेंट है भाई, 1875 पूछ लेता है पेपर में, याद होना चाहिए 1875। और बेसिकली हिंदू रिफॉर्म करने के लिए, हिंदुइज्म को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुइज्म को फैलाने के लिए, ठीक है, बेसिकली ये रिफॉर्म लेके आए गए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। वेद समाज, वेद समाज, ठीक है, अब ये जो समाज दे रखे हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आर्य समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अभी हम पढ़ के आए हैं। आर्य समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज, ये जो आपकी आर्य समाज थी ये 1875 में बनी है। कहाँ पे? मुंबई में। इसको किसने बनाया था? ये किस लिए था? फॉर हिंदू रिफॉर्म्स के लिए था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसे फाउंड किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसे फाउंड किया था। अच्छा, इन्होंने एक स्लोगन दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक नारा दिया था, बेक टू बेदाज। ये बेदाज में बहुत बिलीव करते थे, वेद में, बेक टू बेदाज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और इन्होंने नारा दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये आपका हो गया आर्य समाज। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा था? वेद समाज। ठीक है, थोड़ा सा वेद समाज के बारे में देख लेते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारी वेद समाज। आपका नेक्स्ट है वेद समाज। वेद समाज कहाँ फाउंड हुई थी? मद्रास में। इसकी ईयर मुझे याद नहीं आ रही है, आप गूगल कर लेना। ठीक है, वेद समाज मद्रास में ये हुई थी। ठीक है, कर लेना है ना, मैं कुछ गलत नहीं लिखवाना चाहता। और ये किसने की थी? बाई केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने करी थी। और एक और बंदा था इनके साथ, के श्रीधर नायडू, के श्रीधर नायडू, के श्रीधर नायडू, इन दोनों ने मिलके वेद समाज का किया था। उसके बाद आपकी प्रार्थना समाज। तो देखो, जो प्रार्थना समाज की फॉर्मेशन हुई थी वो 1867 में हुई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, मुंबई। ठीक है, और किसने करा? बाई आत्माराम पांडुरंग, भाई आत्माराम पांडुरंग ने किया। और बेसिकली ये क्यों करा गया था प्रार्थना समाज? कास्ट सिस्टम को अपोज करने के लिए, टू अपोज टू अपोज कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को अपोज करने के लिए प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद ब्रह्मो समाज। अच्छा, ब्रह्मो समाज पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आत्मीय समाज। जब तक मैं इसे रफ कर दूं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। इससे पहले हम पढ़ते हैं आत्मीय समाज के बारे में। आत्मीय सभा, ठीक है, ये आपकी फाउंड की थी 1815 में, कोलकाता में। और ये किसने करी थी? ये आपके राजा राम मोहन जी ने करी थी, भाई राजा राम मोहन रॉय। किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। इसका जो आत्मीय सभा था, इसका बाद में रीनेम किया गया, आत्मीय सभा का रीनेम किया गया, नाम बदल दिया गया बेसिकली। रीनेम्ड करके क्या कर दिया गया? ब्रह्मो समाज।
ब्रह्मो समाज कब किया गया? 1828। तो अगर आपसे सवाल बनता है कि ब्रह्मो समाज किस ईयर में फॉर्म्ड हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1828 में हुई थी। आपको फिर 1815 से कोई लेना देना नहीं है। आत्मीय सभा कब फॉर्म हुई? तो 1815 में हुई। दोनों ही मतलब राजा राम मोहन जी ने करी। फिर उसके बाद ये आत्म ब्रह्मो समाज बाद में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आदि ब्रह्मो समाज, एक है हमारी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। बेसिकली दो लोग थे, एक आपके थे केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। पहले बहुत बनती थी, लेकिन तो इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाद में इनके विचार नहीं मिले, तो दोनों ने ब्रह्मो समाज का अलग अलग, ये मेन लीडर हुआ करते थे आफ्टर राजा राम मोहन रॉय, तो फिर इन्होंने अपनी अलग अलग दो जगह स्प्लिट कर दी। तो मतलब आदि ब्रह्मो समाज आपका देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। अच्छा, तो मैं इसके बारे में, देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक और किया था, कौन सी थी वो, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, इसका भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने फॉर्मेशन किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ब्रह्मो समाज पढ़ लिया। हम्म, अच्छा, जो मैंने और समाज की बात करी जाए तो और कौन सी इंपॉर्टेंट है? मैंने सत्यशोधक समाज 1873 पुणे ज्योतिराव फूले, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। आप उस चीज को लिखना चाहो तो ये सारी सभा एक जगह लिख सकते हो। एक रामकिशन मिशन लेके आए थे स्वामी विवेकानंद जी, रामकिशन मिशन, राम कृष्ण मिशन, कौन लेके आए? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकिशन मिशन लेके आए थे कहाँ पर? बेलूर, बेलूर वेस्ट बंगाल में फॉर्म्ड हुआ था। और कब हुआ था ये? 1897 में हुआ था। ठीक है, और ठीक है, अभी तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद द संगम लिटरेचर? संगम लिटरेचर से कौन सा रिलेटेड है, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो देखो, जो संगम होते थे आपके, संगम बेसिकली एक असेंबली होती थी, वो आपकी कहाँ पे होती थी? मदुरई में होती थी। कहाँ पे होती थी? आपकी मदुरई में होती थी। और बेसिकली टोटल 3 संगम हुए थे, जिनको मुच्छांगम बोला गया है, लेकिन इतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो संगम पढ़ेंगे ना हम, संगम लिटरेचर, संगम, संगम डायनेस्टी के बारे में, तो उसमें 3 डायनेस्टी हैं बेसिकली। एक चेराज है, एक चोलाज है, एक आपके पांड्याज है। इन्होंने जो संगम एज थी, वहाँ संगम एज में हम ये तीनों लोगों ने राज किया था। ठीक है, संगम संगम एज, चलो मैं आपको कहीं चोला वगैरह से सवाल बनेगा तो चोला करा दूंगा, पांड्या से सवाल बनेगा तो ऐसे करा लेंगे हमें ना। और ऐसे एडिशनल नहीं करते। इसका जो टाइम पीरियड था शायद वो 900 BC से लेके 300 AD तक था। which who was the social reformer and political leader who championed women's right and played a significant role in द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856? महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे? तो ये थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखो, कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा पेपर में कि जो विडो, जस्ट वेट अ सेकेंड, विडो रीमैरिज एक्ट है, ये कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट कब आया? 1856 में आया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये
बिडो रीमैरिज एक्ट, और इसमें जो अहम भूमिका निभाई थी बिडो रीमैरिज एक्ट लाने के लिए, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने निभाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और बेसिकली 1856 में इसको प्रिपेयर्ड लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, और पास कैनिंग ने किया था, क्योंकि उसके बाद कैनिंग आ जाता है 1856 के बाद, लेकिन वो शायद इतना इंपॉर्टेंट पेपर में नहीं पूछा जाएगा इतना डीपली जाके, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। और उसके बाद बिडोरी मैरिज एक्ट, एक चलो एक और याद कर लो, एक डेट याद कर लो, सती अबोलिशन भी पूछ लिया जाता है, कब आया था सती अबोलिशन एक्ट, ये आपका 1829 में आया था। और इसे कौन लाया था, अभी जब हम पढ़ेंगे ना विलियम बेंटिक के बारे में, जब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, वहाँ भी मैं आपको ये बात पढ़ाऊंगा, जब कोई सवाल बनेगा तो अभी हम देखेंगे ना। तो सती अबॉलिशन एक्ट 1829 विलियम बेंटिक, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी मैंने बताया था, इन्होंने क्या फाउंड की थी, रामकृष्ण मिशन फाउंड की थी, रामकृष्ण मिशन फाउंड की थी। एक बात तो ये पता होना चाहिए। और इनके बारे में एक चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने नहीं कराई थी उधर, कि इन्होंने एक मोस्ट पॉपुलर स्पीच दी थी वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में 1893 में, और शिकागो में दी थी। ठीक है, ये प्लेस भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इनका जो बर्थडे है 12 जनवरी को आता है, स्वामी विवेकानंद जी का। और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं इनके बर्थडे पर, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, बुक भी लिखी थी, उस किताब का नाम था वर्तमान भारत, वर्तमान भारत इनकी किताब का नाम था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। फिर और ऑप्शन में कौन दे रखे हैं आपके, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती तो हम कर चुके हैं, भगत सिंह। ठीक है, थोड़ा सा अब हम भगत सिंह जी के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 लोग थे, भगत सिंह, एक कौन थे बताओ, राजगुरु, एक थे आपके सुखदेव, एक कौन थे आपके सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों को क्या करा गया था 1931 में, एग्जैक्ट डेट भी याद होनी चाहिए, 23 मार्च 1931 में। और देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि मैं जो डेट लिखवाऊंगा वो वही लिखवाऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फालतू मैं भी नहीं करवाऊंगा। मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, और मुझे भी पता है कि पेपर में हमें कितनी चीज़ें याद, कौन सी डेट हमें याद करनी चाहिए, या कितनी हमें याद होती हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि कूल बनने के लिए सारी डेट लिखवा दूं और आप उसे याद ही ना कर पाओ। तो हम जो कर रहे हैं इन वीडियोज में, पेपर रिलेवेंट ही कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मैं डेट लिखवा रहा हूँ, इट मीन्स आपको याद करनी है, मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, 23 मार्च 1931 हैंग्ड, इनको फांसी की सजा दे दी गई थी शाम को, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्यों दी गई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, जिसमें इन्होंने किसकी हत्या की थी, एक जॉन सॉन्डर था, जॉन सॉन्डर, ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स, उसको मार दिया था इन तीनों ने मिलके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो तीनों लोग थे, ये किसके मेंबर थे पता है, एक सभा, एक तरह से बोल सकते हैं एसोसिएशन था, HSRA। HSRA का नाम जानते हो, ये था आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और ये कब फाउंड हुई थी, 1928 में। ये सब लोग इसके मेंबर्स थे, और बेसिकली ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वाई चंद्रशेखर आजाद, वाई चंद्रशेखर आजाद, और भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, इन सब लोग
के द्वारा ये फाउंड किया गया था और बेसिकली HSRA का रीनेम्ड किया गया था। इससे पहले फाउंड तो ये HRA के नाम से हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। उसको भगत सिंह के ज़्यादा इन्फ्लुएंस पर 1928 में इसका नाम बदल के HSRA कर दिया गया था। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और भगत सिंह के बारे में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, मैं रफ करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। भगत सिंह के बारे में आपको एक चीज़ और क्या पता होनी चाहिए कि भगत सिंह आपके और प्लस बातु केशवर दत्त, इन दोनों लोगों ने मिलके बॉम्ब को थ्रो किया था, थ्रो बॉम्ब, द बॉम्ब फेंका था कहां पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने क्या करा था? बॉम्ब को फेंका था। तो ये बात पता होनी चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बातकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका था। और ये कहाँ पर है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ थी? दिल्ली में। और बेसिकली इनका जो पर्पस था वो किसी को मारना नहीं था, बस डराना था। और ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो एक पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ था और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हुआ था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए था, ठीक है। शायद उतना डेप्थ में जाके आपसे ना पूछे, लेकिन लिख लो, टू प्रोटेस्ट द पासिंग ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। और इन्होंने एक पॉपुलराइज किया था एक स्लोगन को, इन्होंने एक पॉपुलराइज करा था स्लोगन को, कौन सा था वो? इंकलाब जिंदाबाद का, इंकलाब जिंदाबाद का। अच्छा, ये इंकलाब जिंदाबाद इन्होंने दिया नहीं था, इन्होंने पॉपुलराइज करा था, इन्होंने फेमस किया था। ये फर्स्ट टाइम जो फ्रेज किया गया था एक मौलाना हजरत मोहानी थे उनके द्वारा। तो फर्स्ट फ्रेज्ड बाई मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी, ठीक है। और इनकी कुछ किताबें हैं भगत सिंह की जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ बुक्स हैं जो पेपर में अक्सर पूछ ली जाती हैं। एक है हमारा भाई YIMN अथीस्ट, ठीक है। एक इनकी ये किताब थी, एक थी नो हैंगिंग प्लीज शूट अस, नो हैंगिंग प्लीज शूट अस। एक और किताब थी ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। ये इनकी किताबें थी। और देखो, जो ये थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, बाय हमें इथिस्ट कई बार पूछी गई है पेपर में, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। भगत सिंह के बारे में देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड इन 321 BC, 322 321 BC में जो इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पूरा हम एम्पायर पढ़ चुके हैं, कौन सा था? मौर्यन एम्पायर। 322 BC में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मुझे बताओ कब हुआ था और लास्ट रूलर कौन था? मतलब मुझे मत बताओ, अपने मन में रिकॉल करो। और लास्ट रूलर को किसने मारा था? तो लास्ट रूलर था बृहद्रथा। मारा किसने था? पुष्यमित्र शुंगा ने, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, द पीरियड फ्रॉम द डेक्लाइन ऑफ द मौर्याज टू द राइज ऑफ द गुप्ताज इज नॉन इन इंडियन हिस्ट्री एज द पीरियड। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास के काल में के रूप में जाना जाता है। तो देखो, अब जब एक कोई पीरियड है, कोई जैसे मॉडर्न पीरियड है, उसका डेक्लाइनेशन हो रहा है, तो जब शुरुआत से पहले शुरुआत हो रही थी, उससे धीरे धीरे शुरुआत हुई, तो वो प्री होता है। जब डेक्लाइन हो रहा है तो पोस्ट होगा। तो कौन सा होगा? पोस्ट मॉडर्न पीरियड। हाँ, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन में ये और बना दूँ, प्री गुप्ता पीरियड, ठीक है, तो प्री गुप्ता पीरियड भी सही होगा।
लेकिन ऑप्शन एग्जामिनर देगा नहीं कि जब गुप्ता पीरियड राइज हो रहा है और वो डेक्लाइन हो रहा है, तो जो डेक्लाइन हो रहा है वो पोस्ट मॉडर्न हो गया और जो राइज हो रहा है वो प्री गुप्ता पीरियड हो गया। तो प्री गुप्ता पीरियड ऐसे दो ऑप्शन में देगा नहीं, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड यहाँ पर आ गया। अब देखो गुप्ताज की बात आई है तो गुप्ता डायनेस्टी विच ऑफ द सॉरी गुप्ता डायनेस्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और गुप्ता डायनेस्टी जितना हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतनी हम गुप्ता डायनेस्टी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि बाद में देखें। गुप्ता डायनेस्टी, चलो मैं आपको गुप्ता डायनेस्टी करा ही देता हूँ अभी। गुप्ता डायनेस्टी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो गुप्ता डायनेस्टी से हेडिंग डाल लो। एक सेकेंड रुको, प्री मॉडर्न, एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन मिस, ठीक है। यहाँ पर क्या हेडिंग डाल लो आप, गुप्ता डायनेस्टी हेडिंग डाल लो। तो देखो सबसे पहले तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो गुप्ता डायनेस्टी के हमें बारे में पढ़ना है कि इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इस टाइम बिकॉज साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इनका सिग्निफिकेंट एडवांस देखने को मिला था हमें। इनके टाइम पे कौन थे? आपके कालिदास थे, ठीक है, आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तो जो साइंस और लिटरेचर और आर्ट में जो एडवांसमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देखने को मिला है, इसलिए इसे गोल्डन स्वर्ण काल, भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है। और गुप्ता डायनेस्टी की आपसे बेसिकली क्या पूछेगा? कैपिटल। तो देखो पहले तो गुप्ता डायनेस्टी की जो कैपिटल थी मैक्सिमम पाटलिपुत्र दिया होगा ऑप्शन में। अगर पाटलिपुत्र ना हो तो जो लेटर गुप्तास थे उनकी थी उज्जैन, उज्जैन या उज्जैनी करके थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो आपके श्री गुप्त थे। गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो आपके श्री गुप्त थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजा का, महाराजा का इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था। अच्छा, रियल फाउंडर, फाउंडर ये थे, बट अगर रियल फाउंडर की बात की जाए तो रियल फाउंडर थे आपके चंद्रगुप्त वन। अब ये चंद्रगुप्त वो नहीं है जो चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ चंद्रगुप्त 1 2 आप पढ़ोगे ये गुप्ता डायनेस्टी में आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त 1 को रियल फाउंडर माना जाता है और चंद्रगुप्त 1 ने जो टाइटल अडॉप्ट किया था, टाइटल अडॉप्ट किया था। अब देखो एक बात है, जो फाउंडर था वो महाराजा का करेगा और जो रियल फाउंडर है वो कुछ उससे भी बड़ा करेगा। तो ये था महाराजा अधिराजा, महाराजा अधिराजा का टाइटल इन्होंने लिया था, अज्यूम टाइटल अडॉप्ट किया था। इनकी जो वाइफ थी चंद्रगुप्त वन की, पूछ लिया जाता है इनका नाम भी पेपर में, वो कुमारा देवी, वो कौन थी? कुमारा देवी थी। इनकी वाइफ का नाम कुमारा देवी था। और इन जो कि लिच्छावी प्रिंसेस थी, वैसे शायद इतना ना पूछे लेकिन लिख लो, जो कि लिच्छावी प्रिंसेस थी, ठीक है। और आपको इनके बारे में कुमारा देवी लिच्छावी प्रिंसेस इनकी वाइफ, इन्होंने एक गोल्ड कुमारा देवी गोल्ड कॉइन्स भी चलाए थे जिनका नाम दिनारस था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दिनारस, दिनारस किसने चलाए थे? ये गोल्डन कॉइन थे और अपनी वाइफ के लिए चलाए थे, गोल्डन कॉइन थे। इनको बोला जाता था कुमारा देवी गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, कुमारा देवी टाइप गोल्ड कॉइन्स। दिनारस चंद्रगुप्त वन ने चलाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त वन के बारे में इतना ही पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अब इनके बाद आता है समुद्रगुप्त, ठीक है, मतलब बेसिकली इनके बेटे थे। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं ये रफ करता हूँ। इनका कौन था बेटा? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त क्या करता है? समुद्रगुप्त, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है
वो किससे रिलेटेड है? तो वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। कई बार पूछा जाता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, कि जो आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो रिलेटेड है आपका, वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। और इसे किसने लिखा था? समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोइट था हरिसेना। तो ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि हरिसेना जो कोर्ट पोइट था वो किसके राज दरबार में था? तो वो समुद्रगुप्त के में था। ये कौन था? कोर्ट पोइट था। इसने क्या करा था? इसको इंस्क्राइब्ड किया था। ठीक है, बेसिकली जो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत लंबी लंबी वो थी, क्या बोलते हैं उसको, पोएम्स थी। ये बात ध्यान रखना, न्यूमरस पोएम थी। और समुद्रगुप्त को बेसनाबाइट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बेसनाबाइट पेपर में पूछा जाए ना जाए, लेकिन एक चीज जरूर पूछा जाएगी पेपर में, कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो जो आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो कौन था? आपका अ, समुद्रगुप्त था। और इसको जो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से इसलिए जाना जाता है, इसने बहुत सारे लोगों को हराया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हराया था। और एक 12 रूलर्स थे दक्षिणापट के, उनको भी हराया था। 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापट को भी हराया था। 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापट। दक्षिणापट, ये किसी भी सवाल आया है, शायद जीडी में आया है। और उसके बाद एक श्रीलंका का वो था, राजा था मेघवर्मन। एक श्रीलंका वो इनसे परमिशन लेता है बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए गया में, बिहार में जो गया प्लेस है वहां पर। तो शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, मेघवर्मन। मेघवर्मन क्या करता है? परमिशन लेता है कि ये बेसिकली कौन था? किंग ऑफ श्रीलंका टुक परमिशन। टुक परमिशन किससे? किससे परमिशन लेगा? समुद्रगुप्त से। और ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाता है, कहाँ पर? गया में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धिस्ट टेम्पल गया में किसने बनवाया, तो मेघ बर्मन ने बनवाया था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और अच्छा, कभी कभी ये सवाल बनता है कि समुद्रगुप्त क्या बजाते थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो ये बीना बजाते थे। और ये हमें कैसे पता चलता है? कुछ कॉइन्स मिले हैं जिसपे समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। तो वहां से हमें अंदाजा लगाते हैं कि समुद्रगुप्त बीना बजाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? हम्म, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त सेकंड। देखो, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर उसके बाद एक और रूलर है कुमारगुप्त, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बस इतना ही पढ़ेंगे हम गुप्ता डायनेस्टी में। ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो देखो, चंद्रगुप्त सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट एक चाइनीज पिलग्रिम था। चाइनीज ट्रेवलर, मतलब चाइनीज, चाइना से आया था वो। चाइनीज पिलग्रिम था, फाहीन। तो आपसे पूछ लिया जाता है फाहीन किसके टाइम पीरियड पे आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के पे आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, इसने क्या करा था? इश्यूड सिल्वर कॉइन। इश्यूड सिल्वर कॉइन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अडॉप्टेड टाइटल किसका? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। और आपको क्या पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त सेकंड, शायद कुमारगुप्त भी था, इन दोनों ने ही कॉपर कॉइन चलाए थे। लेकिन ये शायद इतना सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे छोड़ दो। अच्छा, थोड़ी सी एक स्टोरी बता देता हूँ इसका। राजा पहले चंद्रगुप्त सेकंड नहीं बनता, इसका एक बड़ा भाई था रामगुप्त। वो राजा बनता है, लेकिन वो कायर था। बड़ा था इसलिए राजा बनाया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कायर था। राजा तो बन गया। अब एक साका रूलर था, रामगुप्त की एक वाइफ थी ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी। ये रामगुप्त क्या करता, रामगुप्त साका रूलर इसे हरा के, रामगुप्त को हरा के क्या करता है? ध्रुवा देवी को सरेंडर कर लेता है। फिर ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड साका रूलर को मारता है, ध्रुवा देवी को वापस लाता है और उससे शादी कर लेता है, एंड फिर खुद राजा बन जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका एक रूलर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्यों करा रहा हूँ, क्यों इंपोर्टेंट है, बता देता हूँ।
कुमारगुप्त। तो देखो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी कहाँ पर? बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी बिहार में। और ये कार्तिकेय भगवान का पूजा करता था। एक बार पढ़ा था इस पेपर में सवाल, तो लिख लो, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी से और आपको क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है, रूलर के बारे में इतना ही पढ़ लो। और एक चीज इनके बारे में ये ध्यान रखो कि इन्हीं के टाइम पीरियड पे आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट, गुप्ता डायनेस्टी, आर्यभट्ट ये ग्रेट मैथमेटिशियन है, सब नाम जानते ही होंगे। ग्रेट ग्रेट मैथमेटिशियन है ये। ठीक है, गणितज्ञ बोलेंगे जिन्हें, सॉरी, है ना। और ये ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड थे और इन्होंने ही इन्वेंट किया था जीरो का। ठीक है। और देखो गुप्ता पेंटर्स ने जो अजंता केव और बाघ केव है ना, उनकी जो बॉल्स हैं उन पर उसके गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अजंता केव और बाघ केव में किस गुप्त डायनेस्टी के बारे में हमें जानकारी मिलती है उनकी दीवारों से, तो हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। और कालिदास भी अगर पूछा जाए, कालिदास किसके कंटेम्पररी थे? तो गुप्ता डायनेस्टी के। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ था लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में। इसीलिए गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ करा देता हूँ जो मैंने पीछे नहीं कराई थी। मैं द एम देखो यहाँ पर ये जो 3 पाला रूलर है ना, थोड़ा सा पाला डायनेस्टी के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि शायद पाला डायनेस्टी से पाला डायनेस्टी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो, पाला डायनेस्टी के सबसे पहले जो इन्होंने रूल किया है, पाला डायनेस्टी ने लगभग 400 साल तक किया होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन किस रीजन में किया? बंगाल और बिहार वाले रीजन में किया। बंगाल और बिहार वाले रीजन में किया, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा लिख लो पाला डायनेस्टी के बारे में। पाला डायनेस्टी के बारे में तो देखो, पाला डायनेस्टी के फाउंडर पूछ लिए जाते हैं। पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है आपके गोपाला। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? आपके गोपाला हैं। इनके जो बेटे थे, गोपाला के बेटे हुए धर्मपाला। धर्मपाला ये ग्रेटेस्ट रूलर है पाला डायनेस्टी के। और धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे कुमार गुप्त ने बनवाई थी, वैसे ही धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। और अच्छा, एक ये इम्पोर्टेंट है, ट्रापार्टाइट स्ट्रगल, पेपर में कई बार पूछा गया है। ट्रापार्टाइट स्ट्रगल। ट्रापार्टाइट स्ट्रगल मतलब 3 डायनेस्टी थी जो स्ट्रगल करती रही, किसके लिए? एक जगह थी कन्नौज। कन्नौज को पाने के चक्कर में 3 डायनेस्टी आपस में लड़ती रही। वो कौन कौन सी थी? प्रतिहाराज थी एक तो, प्रतिहाराज, गुज्जर प्रतिहाराज जिसे बोलते हैं, प्रतिहाराज थी। ठीक है, जो कि वेस्टर्न पार्ट से थी। दूसरी थी आपकी कौन सी? पाला, जो कि ईस्ट में रूल कर रही थी, पाला डायनेस्टी, ईस्टर्न पार्ट। एक थी आपकी कौन सी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट थी साउथ से। तो ये तीनों डायनेस्टी आपस में लड़ रही थी कन्नौज को एनेक्स करने के लिए। और बेसिकली कोई नहीं कर पाता है, अनडिसिजिव रहता है। बाद में अल्टीमेटली प्रतिहारा, जो एक प्रतिहारा का किंग था, नागभट्ट सेकंड, वो कन्नौज का राजा बनता है। ठीक है, बहुत टाइम बाद, लगभग 816 में कौन बनता? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड बनता है। ये प्रतिहारा डायनेस्टी से था, किंग ऑफ कन्नौज। अब देखो, गुज्जर प्रतिहारा में थोड़ा सा अगर हम बात करें गुज्जर प्रतिहाराज के बारे में, तो इसके फाउंडर आपको पता होने चाहिए। एक तो फाउंडर है हरिचंद्र,
ठीक है। और गुज्जर प्रतिहारा के बारे में क्या पता होना चाहिए, इनकी ग्रेटेस्ट रूलर, जो ग्रेटेस्ट रूलर रहा है ना, वो रहा है मिहिर भोज, जिसको हम भोज फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिहिर भोज। और ये विष्णु भगवान को मानता था, लेकिन इतना चलो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसका फाउंडर याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। इसका फाउंडर है कौन था, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग को दंती बर्मन सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, दंती बर्मन सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रकूट का जो पावरफुल रूलर था वो था इंद्र थर्ड। तो लिख लो, इंद्र थर्ड वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और कृष्णा सेकंड, कभी कभी देखो डायरेक्ट सवाल बनता है कि कृष्णा सेकंड किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो कृष्णा सेकंड लास्ट पावरफुल रूलर था, किसका, लास्ट पावरफुल रूलर था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। तो डायरेक्ट आपसे इस तरह से सवाल बनेंगे कि कृष्णा सेकंड किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो ये जो ग्रेटेस्ट है उनके बारे में पूछता है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है। तो चलो मेरे भाई लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टोटल हमने 26 क्वेश्चन देख लिए 2 लेक्चर में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। कल जो हमारा थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे अभी तक हम हिस्ट्री करते आ रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आ रहा है उसे अच्छे से देख रहे हैं, ऐसे ही हम पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे थ्रू 200 PYQ, जो ये 200 PYQs है। तो देखो ये 200 PYQs नहीं कर रहे, हम 200 PYQs के थ्रू टोटल हिस्ट्री कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आपको कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं। जैसे भी आपके लेक्चर्स लग रहे हैं, आपको पॉजिटिव फीडबैक देना है, नेगेटिव फीडबैक देना है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। आप कोई सजेशन देना चाहते हो, अपना सजेशन दे सकते हो। आई एम वेरी ओपन टू इट। एंड अगर मुझे कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, आई डेफिनेटली मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपना हेल्थ का ख्याल रखो और पढ़ते रहो अच्छे से। और बस अभी आपका 2 चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ते रहो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो बस। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखो और पढ़ते रहो।